साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो, कसा आहेस। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। साथियों आज एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट में डिस्कस कर रहा हूं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत, जो जुड़ा हुआ है धारा 7 13 मंडी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से। क्लियर है। तो इंसेप्शन पे अब हमें क्लियर हो चुका है कि अगर धारा 7 या 13 मंडी किसी मामले में है तो वहाँ पर आरोपी पे स्पष्ट आरोप होंगे कि उसने रिश्वत ली भी है और मांगी भी है। क्लियर है। तो ऐसे सिनेरियो में जहाँ केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, टिपिकल है, कोई रास्ता नज़र नहीं आता, तो वहाँ पर ये जजमेंट्स ही हमारी हेल्प करते हैं। जजमेंट सिर्फ इसलिए नहीं होते हैं कि किसी को बरी कर दिया या किसी को जो है सज़ा कर दी। जजमेंट बेसिकली उन गाइडलाइंस को लेट डाउन करते हैं जो हमें समझनी होती है, जिसके अनुसार में हमें जिरह करनी होती है। अगर हम जिरह नहीं करेंगे, उन पॉइंट्स को नहीं समझेंगे, तो नुकसान हमारा ही होगा। सिर्फ जजमेंट पढ़कर छोड़ देना महामूर्खता है। जजमेंट को समझो, उसमें नेक्टर क्या है, क्या पॉइंट लिया डिफेंस ने, क्या पॉइंट लिया प्रोसिक्यूशन ने, और जज ने क्या माना और मनवाया कैसे गया वो पॉइंट, जो कि अल्टीमेटली कन्वर्ट हुआ एक्विटल ऑफ अक्यूज में, क्योंकि एक्विटल ऑफ अक्यूज इज द प्राइम कंसर्न ऑफ डिफेंस। देखिए जजमेंट है मैरी अनीता बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटका का। जजमेंट प्रोनाउंस हुआ है 22/11/2024 को। इस केस में अक्यूज को जो है दोषित किया गया था धारा 7 13 मंडी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत। उसने अपील करी और वो बरी हो गया। यहाँ तक की स्टोरी हम सब जानते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बरी ट्रायल कोर्ट से रहते हैं, कई बार ऐसा होता है कि बरी हम हाई कोर्ट से होते हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि बरी हम सुप्रीम कोर्ट से होते हैं। तो एक्विटल कहाँ होना है, कैसे होना है, ये तो हमारा डेस्टिनी। बट पॉइंट ये कि जो हम लड़ रहे हैं वो लड़ाई सही होनी चाहिए। अगर लड़ाई हमारी गलत है तो फिर हम बच नहीं पाए। क्लियर है। डू नॉट टेक योर एंटी करप्शन केस मच मोर कैजुअल। जितना कैजुअल चलोगे उतना मारे जाओगे। साथियों स्टोरी क्या थी और ये केस कैसे बना, क्या पॉइंट थे डिफेंस के। अल्टीमेटली डिफेंस जो है सक्सीड हुआ और ये जो कन्विक्शन था वो कन्वर्ट हो गया एक्विटल में। तो एक एक पॉइंट को जो है अपन समझेंगे, बट एक स्टोरी के फॉर्म में। साथियों एक व्यक्ति था, उसको किसी ने एडवाइस किया कि भाई तू अपनी वाइफ के नाम पर बार चला, रेस्टोरेंट चला। तो इसने अपनी वाइफ के नाम पर एक बार या रेस्टोरेंट जो है चलाना जो है शुरू कर दिया। अल्टीमेटली ऐसा मालूम पड़ा कि गवर्नमेंट की कंप्लाइंसेस भी जो है यहाँ पर करनी होंगी। अगर आपने वो कंप्लाइंसेस नहीं करी तो आपका ये बार या रेस्टोरेंट जो है बंद हो जाएगा। तो कंप्लाइंसेस क्या थी कि अगर आप ये रन कर रहे हो इंस्टीट्यूशन, तो इसके लिए एनओसी जो है लेनी पड़ेगी और एनओसी के अगेंस्ट में सिक्योरिटीज़ जो है जमा करानी होगी। तो तत्समय क्या थी सिक्योरिटीज़, डिपोजिशन ऑफ NSC नेशनल सिक्योरिटी सर्टिफिकेट 90,000 रुपये के इसने लिए एज पर द ऑर्डर, और उसमें जो है इन्वेस्ट कर दिया NSC में, और अल्टीमेटली अपना बिजनेस जो है ये करता रहा। अब बिजनेस जब बंद करना था तो अल्टीमेटली जो ये NSC दे रखी है, सिक्योरिटी अमाउंट दे रखा है, उसको अपन रिटर्न भी लेंगे। तो इसके लिए ये डिपार्टमेंट गया, तो इसको ये मालूम पड़ा कि ये काम जो है अक्यूज़ करेगा। ये अक्यूज़ से मिला, बातचीत करी कि भाई मेरा जो NSC है ये रिटर्न करवा दो आप। तो अक्यूज़ ने कहा मैं करवा दूंगी, और अल्टीमेटली अक्यूज़ ने इस काम के 10,000 रुपये मांगे इस कंसर्न परिवादी के अनुसार। 5,000 रुपये एडवांस और 5,000 रुपये काम हो जाने के बाद संबंधित परिवादी जो है ये पहुंच गया विजिलेंस के पास में, और अल्टीमेटली कार्रवाई जो है इनिशिएट हुई। धारा 7 13 मंडी PCD के तहत जो है जो आरोपी था वो चार्जशीट हुआ, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में कंसर्न एजेंसी ने माना कि इन्होंने डिमांड करा, इन्होंने जो है ये पैसा प्राप्त किया है, पेंडेंसी भी है, रिकवरी भी है, और सारे के सारे फैक्टर जो है अक्यूज़ के अगेंस्ट है। केस मेड आउट होता है, उसको चार्जशीट कर दिया। अब कोर्ट जाने और अक्यूज़ जाने, और अमूमन हर केस में लगभग ऐसा ही होता है। तो जिम्मेदारी क्या है इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी की, इसको भी जो है यहाँ पर डिस्कस किया गया, इसलिए जजमेंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथियों कुल मिला के कोर्ट ने सबसे पहले ये देखा कि मोटिव ऑफ क्राइम क्या है। डिफेंस काउंसिल 80% इस पॉइंट पे जोर देते नहीं है, इसलिए हमेशा मैं कहता हूँ कि रिपोर्ट पढ़ो। मैं क्यों कहता हूँ आप लोगों से FIR पढ़ो, क्योंकि FIR और कंसर्न रिपोर्ट के माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि केस का बेसिस क्या है, केस का मोटिव क्या है। तो यहाँ मोटिव क्या था कि डिमांड ऑफ ₹10,000 टू रिटर्न, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, NSC नेशनल सिक्योरिटी सर्टिफिकेट विच वॉज गिवन एज पर गवर्नमेंट ऑर्डर टू डिपार्टमेंट, जो कि गवर्नमेंट ऑर्डर के अनुक्रम में संबंधित विभाग को जो है दिए गए। उसके रिटर्न लेने के पेटे जो है 10,000 रुपये मांगे गए बाय द पब्लिक सर्वेंट। अब यहाँ पर डिफेंस के कहीं अटैक थे कि सर हमारा डिमांड जो है प्रूव नहीं है, और हर डिफेंस यही कहता है कि डिमांड प्रूव ही नहीं है। जी आप फाइल को पढ़ते ही ये कैसे मान लेते हो कि डिमांड प्रूव नहीं है। आपको एक बात समझनी होगी कि हमारे खिलाफ धारा 20 का प्रिजम्पशन है, जो कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत जो है स्पेसिफिक किया गया है। और आपको ये बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि प्रिजम्पशन को तोड़ने के लिए आपको आपका डिफेंस बियॉन्ड डाउट प्रूव नहीं करना है।
आपको आपका डिफेंस जो है स्टैंड करना है एक सिद्धांत के ऊपर जिसको हम कहते हैं प्रीपोर्डेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, मीन्स संभावनाओं के सिद्धांत पर आपको चलना है। आपको वो संभावना क्रिएट करनी है विच कैन क्रिएट डाउट इन द केस ऑफ प्रोसिक्यूशन। क्लियर है? अब डिमांड को लेकर मैंने आपको हमेशा कहा कि एविडेंस क्या है, रिपोर्ट, रिपोर्ट के बाद वेरिफिकेशन, इसके अलावा जो परिवादी है उसके बयान, और इसके अलावा कॉरोबोरेशंस। अगर ये चारों फैक्टर पर हम डाउट क्रिएट कर दें बाय द वे ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, ओमिशंस, इंप्रूवमेंट, तो फ़ायदा मिलेगा। पर आप लोग इस पर काम करते ही नहीं हो। आप लोग ये सोचते हो कि अगर हम लड़ लेंगे तो हम लोग जीत जाएंगे, अगर आप लड़ लोगे तो आप मारे जाओगे। आज आप मेरी बात समझो, झगड़े होते हैं भारत पाकिस्तान की फ़ौजों में, अगर हमारे फौज वाले वैसे पहुंच जाए, चलो आज ही लड़ते हैं जी, तो क्या हम जीत पाएंगे? उनको भी मॉडर्न वेपन से एक्विप्ड होना पड़ेगा। अगर वो एक्विप्ड नहीं है तो वो लड़ नहीं पाएंगे। भाई जीतना हारना वो बात की बात है, बट लड़ने का प्रोसेस तो प्रॉपर हो। अगर हम एक्विप्ड ही नहीं है मेथड से तो हम कैसे लड़ेंगे? तो इसलिए डिमांड पर हिट करने के लिए जजमेंट बेसिक जो है कर्नाटक हाई कोर्ट का, महेश PS बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटका, उसको रट लो घोट लो। मैं बार बार कहता हूँ, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर ट्रांसक्रिप्शन और रिपोर्ट जो है मिसमैच है, स्टोरी और ट्रांसक्रिप्शन मिसमैच है, तो वहाँ फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पर तर्क ये था कि इन एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक डिमांड और ब्राइब द अक्यूज कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड एंड कन्विक्टेड। ये इंपॉर्टेंट बात है, डिमांड स्पेसिफिक होनी चाहिए। अगर डिमांड स्पेसिफिक नहीं है तो किसी भी रूप में आरोपी को कन्विक्ट नहीं कर सकते। ये सत्य बात है। आप एक काम कीजिएगा, एक जजमेंट है नीरज दत्ता बनाम स्टेट ऑफ NCT का, जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का 17 मार्च 2023 का। इसमें स्पेसिफिक है एवरी डिमांड ऑफ मनी इज़ नॉट ब्राइब। ब्राइब के लिए क्या जरूरी है कि ये मस्ट बी अ पब्लिक सर्वेंट। बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट, उसने कोई पैसा मांगा और मांगने के पीछे प्रयोजन क्या था कि ऑफिशियल्स पावर को गलत तरीके से यूज़ करना या एक्सरसाइज करना या उनको ऑपरेट करना, ताकि वो किसी ना किसी को फ़ायदा पहुंचा सके और किसी ना किसी को डिस्फेवर कर सके, जस्ट फॉर द ग्रेटिफिकेशन, दैट इज कॉल्ड अनड्यू एडवांटेज। अगर ये एलिमेंट्स नहीं है तो ऐसे सिनेरियो में मेरा डिमांड वुड नॉट अट्रैक्ट द प्रोविजन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। पर इस देश का दुर्भाग्य, कई बार ऐसा होता है कि अथॉरिटी भी इस बात को कंसिडर नहीं करती है, जल्दबाजी में जांच करती है। इवन कई बार ऐसा भी होता है कि जज ये मान लेता है कि भाई पैसा ले लिया, ये पर्याप्त है, जबकि बार बार सुप्रीम कोर्ट ने व्यू दिया है। इवन रिसेंट व्यू है 14 जुलाई 24 का कि डिमांड जब तक प्रूव नहीं है, डिमांड मीन स्पेसिफिक डिमांड, तब तक कोई भी केस जो है मेड आउट नहीं होगा। 1 दे जा, 1.5 दे जा, 2 दे जा, दे जा, दे जा, दे जा, ये केस नहीं है डिमांड का। केस कब बनेगा? ये काम था, ये काम मैं नहीं करूंगा, तेरा काम अटका दूंगा। एलिमेंट ऑफ फियर अनवाइस होना चाहिए। एलिमेंट ऑफ फियर अनवाइस नहीं है तो डिमांड कभी भी जो है कंप्लीट नहीं होगी साइकिल में। मैं कई बार देखता हूँ स्टेट ऑफ हरियाणा में कि जो कंसर्न विजिलेंस काम कर रही है वो रूटीन मैनर में 13(1)(b) या 384 जोड़ देंगे, बट एलिमेंट ऑफ फियर क्या है, एलिमेंट ऑफ अनॉयंस क्या है, कैसे पार्टविथ हुआ, कैसे डेटरेंस हुआ, क्या हुआ, कुछ भी नहीं होता है, बस धारा जोड़नी जोड़ दो। इसके अलावा प्लेस ऑफ ट्रैप क्या है, ये भी इसमें काफ़ी पॉइंट आउट हुआ, क्योंकि जहाँ पर एलिस्ट कॉन्वर्जेशन है, जिस प्लेस पर है वो पब्लिक प्लेस है, काफ़ी लोग आ जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आवाज़ों को सुनना, स्पेसिफिकली निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है। इसके अलावा जिस प्लेस पर आरोपी है, जिस प्लेस पर गवाह है, वहाँ से वॉइस को सुनना ना के बराबर है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर जोर नहीं दिया गया ट्रायल कोर्ट के द्वारा, पर डिफेंस ने ये बिंदु जो है रेस किया हाई कोर्ट में। इसके अलावा एक्चुअल कॉन्वर्जेशन क्या है, उस पर एक्चुअल इंटरप्रिटेशन क्या है, ये भी निकालना जो है आवश्यक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो शैडो विटनेस केस में था, ये बेसिकली असिस्ट कर चुका है लोकायुक्त को 3-4 केसों में, तो उसको स्टॉक विटनेस की जो है संज्ञा भी दी गई डिफेंस के द्वारा और इस पर भी अटैक किया गया। इसके अलावा कॉरोबरेटिंग एविडेंस नहीं है, इस पर भी जोर दिया डिफेंस ने। कॉरोबरेशन मीन्स जो परिवादी कह रहा है वो कॉरोबरेटिंग नहीं हो रहा है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। इसके अलावा जो उसके बयान है उसमें विरोधाभास है और अदर विटनेस सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं केस ऑफ नॉन कॉरोबरेशन। वर्क जो है पेंडिंग नहीं है, कंसेंट आरोपी के पास परिवादी का। सबसे मजे की बात कि जो कंसर्न आरोपी है वो काम के लिए कॉम्पिटेंट ही नहीं है, बट इस फैक्ट को वेरीफाई नहीं करा आईओ ने और सैंक्शन अथॉरिटी ने माइंड अप्लाई नहीं करा, ये तर्क भी लिया गया। इसके अलावा जो कंसर्न तर्क है आरोपी का वो ये था कि परिवादी चाहता था कि उसके NSC जो है रिफंड हो जाए, पर डिपार्टमेंट से ये रिफंड नहीं हुए, तो ऐसे सिनेरियो में किसी ने कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया उसके माइंड में कि ये जो कंसर्न आरोपी है ये काम अटका रहा है आपका, जबकि ऐसी बात नहीं थी। तो मुझसे बदला लेने की नीयत से इसने स्टोरी कुक करी और अल्टीमेटली एविडेंस को करते फैब्रिकेट ये केस जो है तैयार कर लिया। कंसर्न स्टेट ने जो है इस केस का अपोज किया, पर डिफेंस ने कुछ जजमेंट्स पे जो है रिलाई किया जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। एक जजमेंट है बी सज्जप्पा बनाम स्टेट, जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, साइटेशन है 2017 वॉल्यूम 3 SCC पेज 699। सूरजमल बनाम स्टेट, जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का 1979 वॉल्यूम 4 SCC पेज 725। पन्नालाल बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र,
जजमेंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और श्रीनिवासन बनाम स्टेट जजमेंट है 2016 वॉल्यूम 1 KCCR पेज 815। डी राजेंद्रन बनाम स्टेट जिसका साइटेशन है 2004 वॉल्यूम 2 KCCR पेज 1233। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम अनंत 2005 क्रिमिनल लॉ जर्नल पेज 4450। कोर्ट ने सारे फैक्ट्स को देखा, लॉ पॉइंट को देखा, उसके बाद मैशअप निकालना शुरू करा। इसलिए हमेशा मैं कहता हूँ जब भी आप आर्गूमेंट की तैयारी करो या शुरुआत करो, सबसे पहले लिखो की पॉइंट्स जो आप लिखते नहीं हो। इससे केस जो है जज को इजीली क्लियर होता है। उसके बाद इस केस की डिटेल्स क्या है उसको लिखो, फिर लॉ पॉइंट क्या है उसको लिखो, फिर लॉ पॉइंट के लाइट में फैक्ट्स क्या है उसको लिखो, ताकि इजी रहता है। अब यहाँ पर क्या मैशअप हुआ लॉ पॉइंट के अगेंस्ट में फैक्ट का स्थिति कि कब कब मिला परिवादी आरोपी से। कई बार ऐसा कहता है कि लगातार मुझे आरोपी जो है बुला रहा है, मुझे परेशान कर रहा है। इवन कई बार ऐसा भी था कि रिपोर्ट से पहले कंसर्न जो है परिवादी जो है टच में है आरोपी से या ACB से या विजिलेंस के ऑफिशियल से, बट ये स्थितियाँ हम आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाते हैं और हम केस को लड़ते हैं चार्जशीट के आधार पर। चार्जशीट तो केवल एक जरिया है उनकी बात को समझने का, बट अगर रियल में केस लड़ना है तो आपको अन्य परपंच भी लेने होंगे। और आपको मैं हमेशा कहता हूं कि आप सेक्शन 91 CRPC पे जोर दिया करो और आप कॉल डिटेल्स को, कॉल लोकेशन को मंगवाने पर भी जोर दिया करो। जितना देरी आप करोगे उतना नुकसान आप खाओगे। जो बात मैं आपको कह रहा हूँ उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ कि एक ऐसा जजमेंट भी है कर्नाटक हाई कोर्ट का जिसका नाम है अविनाश M बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटका। जजमेंट है 20/9/2024 का। इसमें यह स्पष्ट किया गया कि कॉल लोकेशन जो है जरूरी है। कोर्ट चार्ज से पहले प्रिजर्व कर सकता है, पर चार्ज के बाद अगर आवश्यकता है, ऐसे फैक्ट्स रिकॉर्ड पे आ रहे हैं, तो उस प्रिजर्व डॉक्यूमेंट को जो है तलब कर सकता है। क्लियर है बात ये? तो इसलिए आप अपने अधिकारों को पहचानो और एविडेंस को कॉल ऑफ करने का भी प्रयास करो। अगर आप कॉल ऑफ नहीं करोगे, कोर्ट के पावर्स का यूज़ नहीं करोगे, तो वहाँ नुकसान आप ही खाओगे। क्लियर है? तो कब कब परिवादी मिला आरोपी से, ये फैक्ट था जो असर्टेन नहीं कर पाया प्रोसिक्यूशन, पर डिफेंस ने पॉइंट उठा लिया, इसका कोई जवाब जो है नहीं दे पाया प्रोसिक्यूशन। दूसरा कि एलिस कॉन्वर्सेशन वॉज नॉट रिकॉर्डेड। तीसरी बात है जो शेडो विटनेस है वो कॉर्पोरेट नहीं कर पाया, क्योंकि जिस जगह बातचीत हो रही पब्लिक प्लेस है जहाँ पर आवाज़ों को सुनना, निष्कर्ष निकालना संभव नहीं था। चौथी बात है कि वेरिएशंस है डेट में, कि पहली मीटिंग कब हुई, दूसरी कब हुई, फिर कब कब मांगे, कैसे कैसे मांगे, ये वेरिएशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर वेरिएशंस हम चेकआउट नहीं करेंगे तो वहाँ नुकसान हमारा ही होगा। इसके अलावा जो शेडो विटनेस है वो पहली बात तो आउटसाइड है, और दूसरी बात है कि जो भी एलिस्ट ट्रांजेक्शन्स हैं जो वो देख रहा है या देखने का प्रयास कर रहा है, सुन रहा है, सुनने का प्रयास कर रहा है, उस कॉन्टेक्स्ट में यही डिफेंस का आर्गूमेंट था कि उस कंसर्न विटनेस को प्लांट किया गया, जिसके 3 कारण हैं। सबसे पहली बात, इज ए शेडो विटनेस, तो ये यूजुअली कंसर्न होते हैं इन द प्रोसीडिंग ऑफ द कंसर्न विजिलेंस और ACB। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इस शेडो विटनेस को ये भी नाम दिया गया कि ये शेडो विटनेस नहीं है, बेसिकली स्टॉक विटनेस है, क्योंकि 3-4 केसों में जो है ये इन्वॉल्व रहा है कंसर्न विजिलेंस के। इसके अलावा जो प्लेस था मनी के ट्रांजेक्शन को लेकर या बातचीत को लेकर वो भी डिफर था, क्योंकि जो स्थिति फाइल पे आ रही है उसमें ये स्पष्ट है कि जो भी बातचीत है वो वाइन शॉप पे की गई है, जो कि आउटसाइड प्लेस है किसी होटल के, और वहीं पर जो है ये ट्रांजेक्शन हुआ है। जबकि अन्य गवाह में आईओ कहता है कि जो कंप्लेनेंट है और शेडो विटनेस है ये अंदर गए थे किसी होटल के, उसके बाद ये लोग जो है बाहर आ गए और अक्यूज भी जो है उस समय आया और पैसे दिए गए और सिग्नल हुआ और अल्टीमेटली जो है ट्रैप आउट कर लिया गया। तो ये दोनों फैक्ट्स जो है विरोधाभास में थे, इस पर कोई जवाब जो है प्रोसिक्यूशन नहीं दे पाया। तो प्लेस ऑफ अकरेंस जो है चेंज हुआ परिवादी के बयान से, शेडो विटनेस के बयान से, आईओ के बयान से और अन्य गवाह के बयान से। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्लिंचिंग पॉइंट है, इसको हमको पकड़ना होता है। इसके अलावा जो भी पोजीशंस थी गवाहन की और टीम की, वो कहाँ कहाँ खड़े हुए, कैसे कैसे खड़े हुए, वो शो नहीं की गई साइड मैप में। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर भी जो है जोर दीजिएगा हमेशा। और इसके अलावा जो भी कॉन्वर्सेशन है ना वो सुन पाया ना वो देख पाया, क्योंकि प्लेस जो है वो हैवीली क्राउडेड था, जिस कारण ये नहीं कह रहा था कि प्रॉपरली जो है ये फैक्ट कॉर्पोरेट हुआ है डिमांड का। इसके अलावा डिमांड इस्टेब्लिश नहीं है, डिमांड जो है वो कॉन्कॉक्टेड है, वर्जन्स जो है हर बार चेंज कर रहा है परिवादी वस्तुस्थिति को लेकर। और इसके अलावा पेंडेंसी ऑफ वर्क नहीं है, कंपिटेंसी वर्क नहीं है, पर ये सारे के सारे फैक्ट्स जो है वेरीफाई नहीं करे आईओ ने। तो अल्टीमेटली कोर्ट ने सारी स्थिति को देखते हुए आरोपी को दोषमुक्त करने के आदेश दे दी। साथियों, ये सिर्फ एक फैसला नहीं है, ये फैसला जो है मैं कहा था 10 महत्वपूर्ण बातें, इसको आप लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहली बात, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में डिमांड महत्वपूर्ण है, डिमांड प्रूव नहीं है तो केस स्टैंड नहीं करेगा। दूसरी बात, मियर एक्सेप्टेंस ऑफ मनी कैन नॉट बी ए प्रूफ कि केस जो है आपका स्टैंड कर गया। तीसरी बात, वीक डिफेंस नो डिफेंस कैन नॉट बी अ ग्राउंड टू कन्विक्ट द अक्यूज, प्रोसिक्यूशन को अपना केस जो है प्रूव करना होगा। चौथी बात,
जब तक प्रोसिक्यूशन केस के बेसिक एलिमेंट्स को स्टैंड नहीं करता है, प्रिजम्पशन धारा 20 पीसी एक्ट का जो है ड्रॉ नहीं होगा। पांचवी इंपॉर्टेंट बात, सेक्शन 17 पीसी एक्ट में इन्वेस्टिगेशन के लिए इंस्पेक्टर ऑथराइज नहीं है। मैं आपको बार बार कहता हूँ, आप इस पर जोर नहीं देते हो। आई एम नॉट आस्किंग अबाउट केस ऑफ सीबीआई, आई एम आस्किंग अबाउट द रेगुलर केसेस। इंस्पेक्टर जब तक ऑथराइज नहीं है बाय द स्टेट गवर्नमेंट, कार्रवाइयाँ गलत है। और आपको बात नहीं माननी तो 2009 का एक जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, वकील बनाम स्टेट और बिहार के नाम से, वो जाके आप पढ़ सकते हो, आपको जो है सारा का सारा क्लियरेंस मिल जाएगा। इसके अलावा जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का वर्ष 2006 का, सरकार बनाम सूर्या के नाम से, वहाँ जाकर डिटेल्स जो है आप पढ़ सकते हो। बट पढ़ना तो पड़ेगा ना आपको। आप कहते हो साहब डॉक्यूमेंट्स मिल ही रहे हैं, कैसे पढ़ें, क्या होगा, वो बिल्कुल आपके अगेंस्ट स्थितियाँ हैं। वो ये इंडिकेट करती है कि आप जो है अपाइज हो गए और आपकी हेल्प के लिए मैं खड़ा हूँ। भाई मैं बता सकता हूँ कि प्रॉपर गाइडलाइंस क्या है, भागना आपको पड़ेगा। क्लियर है बात ये। अगर आप भागोगे नहीं मैदान में तो फिर मतलब क्या गाइडलाइंस बताने का। मेहनत तो खुद भी करनी पड़ेगी आपको, चीज़ों को ढूंढने की, उनको एक्सप्लोर करने की। पॉइंट नंबर 7 है कि जो भी शैडो विटनेस है उसकी पोजीशन क्या है। 8वीं बात कि साइट प्लान में पोजीशन क्या है। 9वीं बात कि ऐसा तो नहीं कि शैडो विटनेस जो है ये स्टॉक विटनेस है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो भी फैक्ट्स फाइल पे आ रहे हैं, चाहे वो रिपोर्ट के फॉर्म में, एफआईआर के फॉर्म में, ट्रांसक्रिप्ट के फॉर्म में, अदर एविडेंसेस फाइल में, इनमें कितना इनकन्सिस्टेंसी है। जितना हम डेवलप करेंगे इनकन्सिस्टेंसी उतना हमको फ़ायदा मिल जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि फाइल को प्रॉपर ब्रीफ किया करो, पढ़ा करो, नोट्स बनाया करो, उसके बाद गवाह के प्रश्न तैयार करो, उसके बाद प्रश्न पूछो आप, तो आपको लड़ने में अलग ही मजा आएगा। पर जल्दबाजी करोगे तो वहाँ पर आप स्टैंड नहीं कर पाओगे, फिर आप ये रूलिंग पढ़ते रह जाओगे, उसका फिर कोई भी मतलब नहीं रहेगा। हर एक फैक्ट जब तक कंप्लीट चेन नहीं बनाएगा, इसको याद रखना, हर एक फैक्ट जब तक कंप्लीट चेन नहीं बनाएगा, जब तक कंप्लीट सर्किल नहीं बनाएगा, तब तक वो फैक्ट एब्सोल्यूट नहीं होगा। अगर फैक्ट आधा अधूरा है, चेन ब्रेकेज है, तो वहाँ पर डिफेंस जो है फ़ायदा लेके ही जाएगा। क्लियर है बात ये। तो इसलिए जजमेंट्स पढ़ो, नोट्स रेडी करो, लड़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जल्दी मिलेंगे हमारे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।